धन्यवाद। इस महत्वपूर्ण बिल में मुझे बोलने का आपने अवसर दिया, इसके लिए मैं दिल की गहराई से आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं इस बिल के समर्थन में खड़ा हूं। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को कि उनके कार्यकाल में, मोदी जी के कार्यकाल में भारत आर्थिक क्षेत्र में दुनिया में एक मिसाल पेश की है। और आज सुबह जब मैं सवेरे हमारी नींद खुली तो मैं बधाई फिर से देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को और निर्मला सीतारमण जी को। तो अखबार के, दुनिया के अखबारों में एक सुर्खियां भारत के आर्थिक क्षेत्र में भी पढ़ने का अवसर मिला और वो समाचार ये था कि भारत आर्थिक क्षेत्र में मजबूत वृद्धि दर से दुनिया में मिसाल पेश कर रही है। यह रिपोर्ट कोई भारतीय का नहीं, कोई हमारा नहीं, कोई बीजेपी का नहीं, वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एक रिपोर्ट आया। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि वैश्विक वृद्धि में भारत का योगदान 16% से भी अधिक रहने का अनुमान है। और यह संभव इसलिए हुआ कि देश के में आज जो नेतृत्व करता है उनका नाम नरेंद्र मोदी है, इसलिए। और यह समाचार देश के 140 करोड़ जनता के मस्तक को ऊंचा करने वाला है, देश के मान सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाने वाला है। हर भारतीय आज अपने मस्तक को ऊंचा करके आज कह रहा है कि भारत आर्थिक क्षेत्र में दुनिया में एक ब्राइट स्पॉट की तरह चमक रहा है, उभर रहा है। और दुनिया पहले भारत दुनिया को देखती थी और आज दुनिया भारत को देख रही है। यह है मोदी जी का काम करने के तरीके, उनके कार्य पद्धति और भारत के आर्थिक क्षेत्र में भारत को आगे बढ़ाने का जो उनका संकल्प था। संकल्प से सिद्धि का उदाहरण अगर कोई दुनिया देखना चाहती है तो भारत के आर्थिक क्षेत्र में जो वृद्धि हो रही है वो उसको देखा जा रहा है। मैं इस बिल के संदर्भ में आपके सामने कुछ बातों को रखना चाहता हूं। यह विधेयक वास्तव में आर्थिक शुचिता का तथा पारदर्शिता का एक खूबसूरत स्वरूप है। एक ऐसा विधेयक जिसमें आर्थिक शुचिता भी है और पारदर्शिता भी है और उसमें लाल फीताशाही, जिसको रेड टेपिज्म किसको कहते हैं, लाल फीताशाही खत्म करने का एक बड़ा क्रांतिकारी कदम है इस विधेयक के माध्यम से। इतना ही नहीं, इसमें जो नियुक्ति है ट्रिब्यूनल में अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है वह भी युगानुकूल है और व्यवहारिक बनाया गया और व्यवहारिकता के साथ इसको काम करने के लिए अधिकृत किया गया है। और अब अपील जो होगा, अधिकरण होगा, वो प्रचालनशील होगा, वो ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करेगा, प्रचालनशील होगा तथा प्रशासन प्रक्रिया से युक्त होगा और शुचिता से युक्त होगा। इसलिए विधेयक अपने आप में एक मिसाल बनकर के सामने खड़ा है। इसलिए मैं कुछ चीजों को आपके सामने रखना चाहता हूं। उपसभापति महोदय, आज दुनिया भारत की ओर देख रही है और इसलिए जो कुछ चीजें मेरे पास आंकड़े हैं, कुछ आंकड़े को इस सदन में रखना चाहता हूं कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो NSSO के द्वारा पिछले सप्ताह जारी जो GDP अनुमानों से पता चला है कि चालू वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में भारत अर्थव्यवस्था में उम्मीदों से अधिक, दुनिया जितनी उम्मीद की थी, दुनिया के जितने आर्थिक विशेषज्ञ भारत के आर्थिक प्रगति पर उम्मीद किए थे उससे भी ज्यादा 7.6% की स्वच्छ दर से बढ़ी है। यह कोई छोटी बात नहीं है, ये आजादी के बाद सबसे बड़ा आर्थिक कदम जिसको बढ़ाया जा सकता है, क्रांतिकारी कदम है। इसने इतना ही नहीं, इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके साथ ही हाल में जो संपन्न चुनाव हुए, चुनाव में जो नतीजे घोषित हुए हैं उसके बाद शेयरों के बाजार में, शेयर के मार्केट में जिस प्रकार से उत्साह देखा गया है उससे पता चलता है कि अब निवेशकों को और अगले साल जो आम चुनाव होंगे उसमें राजनीतिक और नीतिगत जोखिम जो होता है जिसके चलते इन्वेस्टर डरते हैं वो नहीं होगा। और अब सब कोई जानता है कि ये
फिर से अगली सरकार मोदी जी की सरकार बनेगी। इसलिए निवेशक आज डरे नहीं है, सहमे हुए नहीं है। इसी के साथ साथ S&P ग्लोबल की एक नई रिपोर्ट आई है। S&P की जो रिपोर्ट है वो कहता है कि देश में आने वाले 3 वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था किसी देश की होगी तो उसका नाम भारत होगा, भारत होगा और भारत होगा। 2 मिनट और दे दें। हम सबको जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास का दर का अनुमान 20 पॉइंट से बढ़ाकर 6.3% करने का, जुलाई में IMF ने 2023-24 में 6% की वृद्धि का अनुमान लगाया था, लेकिन दूसरी तिमाही में भारत 7.5 विकास दर के साथ विश्व की सबसे तेज गति से विकास करने वाला देश बना। और इसलिए बना कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र मोदी। इतना ही नहीं, जो नवंबर 2023 में जो जीएसटी संग्रह, जो जीएसटी का संग्रह 1.68 ट्रिलियन रुपए हुआ, वित्त वर्ष में 2023-24 में नवंबर के समाप्ति के समय में सकल जीएसटी संग्रह औसतन 1.66 लाख रुपए प्रति माह था। यह एक आश्चर्यजनक वृद्धि था। वो वास्तव में अपने आप में भारत के लिए, भारत की जनता के लिए एक बेहतर और अच्छा आर्थिक संग्रह का एक कदम है। अक्टूबर महीनों में जो IIP का जो रिपोर्ट आया, जो इंडियन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, वो IIP में 11.7 के साथ पिछले 16 महीने में उच्चतम स्तर पर था। ये उच्चतम स्तर पर था, ये IIP का रिपोर्ट है। उसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी जी के कालखंड में जो आधारभूत संरचना के कुछ ऐसे चीजें हैं जिसके उत्पादन में एक रिकॉर्ड वृद्धि हुआ, और रिकॉर्ड वृद्धि का कुछ मैं उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं सभापति महोदय। बिजली उत्पादन में हमने 20.3% हम सब लोगों का बढ़ा है। हम सब कोई जानते हैं कि पिछले सरकार की तुलना में अगर हम करें तो बिजली उत्पादन 20.3% बढ़ा, और इसका मूल कारण है मोदी जी के नीतिगत निर्णय और उनके कार्यकाल के पॉलिसी पैरालिसिस को खत्म करके देश को आगे बढ़ाने का संकल्प नरेंद्र मोदी जी ने लिया। उसी के चलते बिजली के उत्पादन में वृद्धि हुई। कोयले के उत्पादन 18.4% की वृद्धि हुई। हम सबको जानते हैं पिछली सरकार, कांग्रेस की सरकार, कोयले घोटाले में मस्त सरकार, आज अगर उपस्थित रहते तो अच्छा रहता, उनको सच का सामना हम सब लोगों के माध्यम से होता। लेकिन सच है कि कांग्रेस को कभी सच पसंद नहीं है। इसलिए कोयले के उत्पादन में मोदी जी के नेतृत्व में 18.4% बढ़ाने का काम है। उसी प्रकार से सीमेंट का उत्पादन, इंफ्रास्ट्रक्चर में सीमेंट का भी बहुत बड़ा उपयोग होता है। किस प्रकार से आधारभूत संरचना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांव देहात, टोले बस्ती तक ले जाने का संकल्प था, उसको पूरा करने का काम किया। इसलिए सीमेंट के उत्पादन में भी 17.1% की वृद्धि हुई। ये कोई छोटा काम नहीं है, और ये संभव इसलिए हुआ कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी। इसी प्रकार से इस्पात के उत्पादन में 11 की वृद्धि हुई, और ये इस्पात के उत्पादन में हम कह सकते हैं कि दुनिया में इस्पात उत्पादन में भारत ने एक नई मिसाल पैदा की है, एक नई मिसाल पैदा की है। दुनिया देख रही है कि भारत में किस प्रकार से कच्चे इस्पात का उत्पादन बढ़ा है, और उत्पादन बढ़ने से, इस्पात के उत्पादन बढ़ने से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में भी लगातार बढ़ोतरी हुई है। उसी प्रकार से प्राकृतिक गैस का उत्पादन 9.9% बढ़ा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। एक बड़ी देश को बढ़ाने का ये संकल्प से सिद्धि का ये प्रमाण है। साथ ही साथ जिसको उर्वरक उत्पादन जिसको कहते हैं किसानों के लिए, ये सरकार समर्पित सरकार, समर्पण भाव से काम करने वाली मोदी जी की सरकार 1 मिनट में पूरा करें। 1 मिनट बस, हम खत्म कर देंगे। उर्वरक उत्पादन में 5.3% बढ़ा है, और किसानों के हित में काम करने वाली सरकार ये मोदी जी की सरकार साबित हुई है। पेट्रोलियम रिफाइनरी के उत्पादन की बात किया जाए तो 4.2% बढ़ा है, और उसी प्रकार से कच्चे तेल का उत्पादन में 1.3% बढ़ा करके भारत के मान और सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। अक्टूबर में कुल निर्यात 9.4
3% था, लेकिन उससे बढ़ करके 62.26 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। भारत के निर्यात को किस तरह से बढ़ाने का काम भारत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। हम जानते हैं कि हम एक्सपोर्ट में आत्मनिर्भर भी भारत बन रहा है और साथ में दुनिया में सामानों की आपूर्ति करने का भी भारत एक हब बन के सामने आया है। उसी प्रकार से अक्टूबर 2023 में घरेलू हवाई यातायात में 11 की वृद्धि देखी गई है। हम समझ सकते हैं एयर कनेक्टिविटी के माध्यम से। बात 1 मिनट खत्म करके, इसी प्रकार से शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह बीत वर्ष 2013-14 में 6.38 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर के वित्त वर्ष में 2022-23 में 16.61 लाख करोड़ रुपए हो गए। 160% वृद्धि की गई और यह संभव इसलिए हुआ कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। इसलिए हम आपसे अनुरोध करना चाहते, सदन से अनुरोध करना चाहते कि वित्त मंत्री जी के द्वारा लाया हुआ यह बिल देश के आर्थिक सुधार में एक नया कदम है, क्रांतिकारी कदम है। हम सब मिलकर के इस बिल का समर्थन करें। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।